ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट ने एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि विवादित हिस्से को छोड़कर बाकी कैंपस पूरे परिसर का सर्वे किया जाए। कोर्ट ने एएसआई को 4 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से झटका लगा है, लेकिन हिंदू पक्ष कोर्ट के फैसले से काफी खुश है। और ये मामला जो ज्ञानवापी परिसर में जो एक शिवलिंग मिलने की बात थी और जो वहाँ जो विवाद हुआ था, उस समूचे परिसर के विवाद के निपटारे के क्रम में कोर्ट को मुस्लिम पक्ष ने ये सर्वे रोकने की अपील की थी कि उसकी कार्बन डेटिंग सर्वे उसका ना कराया जाए। लेकिन वाराणसी की कोर्ट ने आज मुस्लिम पक्ष की इस गुजारिश को खारिज कर दिया है और 4 अगस्त तक का समय दिया है। तो 4 अगस्त तक एएसआई उस पूरे परिसर का कार्बन डेटिंग सर्वे करेगी। इससे ये पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कितनी पुरानी है और उसके आधार पर विवाद का निपटारा करने में सहायता मिलेगी। तो इसी क्रम में कोर्ट की तरफ से एक वेस्टर्न वॉल है, वेस्टर्न वॉल के पीछे जो खाली जगह है वहां पे सर्वे किया जाएगा। नीचे जो खंबे हैं, पिलर्स हैं, व्यास जी का तहखाना है, जो जगह आर्टिफिशियल वॉल से बंद है, उन सारी जगहों पे सर्वे करके कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट बड़ी दलील। और मणिपुर मामले पर हंगामे की वजह से आज भी संसद नहीं चल पाई। लोकसभा और राज्यसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। सरकार मणिपुर मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष संसद में प्रधानमंत्री के बयान की मांग पर अड़ा हुआ है। इसी मुद्दे पर आज दोनों सदनों में हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई। सदन के बाहर भी दोनों तरफ से प्रदर्शन किए गए। कांग्रेस ने मणिपुर में हालात के खिलाफ गांधी मूर्ति के पास प्रदर्शन किया और राजस्थान के बीजेपी सांसदों ने राजस्थान में महिलाओं और दलितों की सुरक्षा का सवाल उठाते हुए प्रदर्शन किया। सदन के भीतर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर गंभीर नहीं है और चर्चा से भाग रहा है। मणिपुर की घटना निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर है और इसकी गंभीरता को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही इस बात को कहा है। मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा का पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है और यहाँ तक कि मणिपुर की घटनाओं को लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है। और हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में स्वयं भी इस बात को कहा है और आज मैं फिर से सदन में दोहराना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में मणिपुर की घटना पर चर्चा न हो पाए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि उन्हें सदन में ये मामला उठाने नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री को सदन के बाहर नहीं, सदन के भीतर बयान देना चाहिए। नहीं, मैं पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया था, लेकिन हमको मौका नहीं मिला। गवर्नमेंट इस विषय पे चर्चा करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद एक बयान देना हमारा डिमांड है और बयान देने के बाद उसके ऊपर चर्चा होना और चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा कि ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना या गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंक्वायरी होना, ये सब जो भी डिमांड आएंगे वो उस वक्त आएंगे अगर चर्चा हो तो। और अब बात करते हैं बाजार की। आज हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में जारी 6 दिनों की तेजी पर ब्रेक लग गया और इसी के साथ बाजार गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा गिरकर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 888 अंक गिरकर 66,684 पर बंद हुआ। निफ्टी 234 अंक गिरकर 19,745 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा गिरावट बैंकिंग फार्मा इंडेक्स में देखने को मिली। पीएससी ऑटो शेयरों में हल्की खरीदारी आज देखने को मिली। और बाजार में करेक्शन अच्छा है या कोई वार्निंग है इसके पीछे? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। और व्हाइट ओक कैपिटल ग्रुप के फाउंडर प्रशांत खेमका ने कहा है कि बाजार की तेजी से डरने की जरूरत नहीं है।
मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत में खेमका ने ये भी कहा कि रिटर्न के हिसाब से ये तेजी जायज है। अच्छे मैनेजमेंट और बेहतर एग्जीक्यूशन की वजह से मिड कैप आईटी कंपनियां अभी अच्छी लग रही हैं। आपके हिसाब से जो पेस ऑफ द रैली रही है, इससे थोड़ा डरने की जरूरत है या ये पार्ट ऑफ द मार्केट गेम्स, मार्केट साइकिल्स का पार्ट है? देखिए, मार्केट एक ऐसा मैकेनिज्म है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैल्यू ओवर टाइम क्रिएट करता है और किया है। इंडियन मार्केट ने किया है, यूएस मार्केट ने किया है, एंड मोस्ट ऑफ द मार्केट्स ने किया है, जब सम एक्सेप्शंस आर देयर। बट इसकी एक ये खूबी है या शॉर्टकमिंग है कि वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता। हाँ। कई बार बरसों का रिटर्न चंद दिनों में आ जाता है और कई बार बरसों तक कोई रिटर्न नहीं आता। वो कोई तो एक रिलेटेड सेइंग है ना, पल में युग बीत जाते हैं और नहीं तो सालों तक कुछ नहीं होता, कुछ ऐसा ही कोई है। वैसा वो मार्केट पे बहुत सही बैठता है। तो इसलिए जैसा आपने कहा 18 महीने पहले भी यही था। अगर आप ट्रेलिंग 5 ईयर, ट्रेलिंग 10 ईयर आप रिटर्न्स देखें तो दे आर इन लो डबल डिजिट रेंज। कुछ दिनों से यहाँ वहाँ हो सकता हूँ मैं, तो दैट इज़ नॉट अ हाइपरबॉलिक राइज ऑफ एनी काइंड। अक्टूबर 2021 में भी हम करीबन यहीं पे थे। पिछले 5 साल का आप रिटर्न देखो तो वो करीबन 10-11% ही है। तो ऐसी कोई मुझे डर वाली बात आज तो नहीं दिखती, बट हालांकि ये भी कहूँगा मुझे डर वाली बात कभी दिखती नहीं। और जियो इन्फोकॉम ने अपने Q1 के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। पहली तिमाही में कंपनी मुनाफे में रही। कंपनी का मुनाफा 4,716 करोड़ से बढ़कर 4,863 करोड़ हो गया है। वहीं कंसोलिडेटेड आय 23,394 करोड़ से बढ़कर 24,042 करोड़ हो गई है। और अब आपको बता दें कि आप जो चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज़, उसका स्वामित्व इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट के पास है और इसका बेनिफिशियरी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। ITC का ड्रीम रन जारी है। उसने आज एक और शिखर छुआ। उसकी मार्केट कैप 6 लाख करोड़ के पार चली गई है। ITC की तेज चाल पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा। तो एक शानदार तेजी देश की दूसरी सबसे बड़ी FMCG कंपनी ITC में, जहां पर एक अच्छी तेजी के बाद स्टॉक अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। और एक सबसे बढ़िया चीज की जो दाम है वो करीब करीब 500 रुपए के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देश की दूसरी सबसे बड़ी FMCG कंपनी तो है ही, साथ ही साथ अभी देश की छठी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर भी शुमार हो चुकी है। करीब करीब 6 लाख करोड़ की मार्केट कैप इस कंपनी ने अचीव करी और एक ड्रीम रन स्टॉक ने हाल फिलहाल में दिखाया भी है। तमाम आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। तो सबसे पहले तो करीब 47% का रिटर्न स्टॉक ने अब तक इस साल में दिया। 1 साल में 63% और 3 साल में करीब करीब 150% तक का रिटर्न ये स्टॉक ऑलरेडी दिखा चुका है। इसके अलावा कुछ ट्रिगर, जहां पर एक अच्छे वैल्यूएशन डिस्पाइट इतने बड़े रनअप के भी FMCG स्पेस में वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक के तौर पर देखा जाता है। सिगरेट कारोबार में बढ़िया ग्रोथ कंपनी के आते हुए दिखाई पड़ी है। FMCG कारोबार के अंदर एक अच्छे पिकअप आए हैं। रूरल डिमांड के अंदर एक अच्छा पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ रहा है और साथ साथ होटल कारोबार भी कंपनी का वापस रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और कई सारे न्यूज फ्लो उससे रिलेटेड आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 2016 में जहां महज 223 रुपए के आसपास कामकाज करता था, 2023 तक आते आते 7 सालों में इसने 490 का लेवल भी दिखाया, रादर 500 रुपए के आसपास के लेवल्स भी दिखा दिए। मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर 6,30,000 करोड़ और ITC भी अब ऑलमोस्ट उसके आसपास ही आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो नेक टू नेक ये अब कंपनियां पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही हैं। एक और कंपैरिजन में अगर पिछले 10 साल की रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो ITC की रेवेन्यू ग्रोथ करीब 8% है और HUL की रेवेन्यू ग्रोथ भी रफली 8% के आसपास की है। वही प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ के ऊपर भी नजर डाली जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ में करीब 12% की ग्रोथ दिखाई है। HUL ने 10% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है हमने ITC के अंदर भी। इसके अलावा कुछ और आंकड़ों में 10 साल की स्टॉक CAGR करीब 14% की ग्रोथ रही है यूनिलीवर में, लेकिन ITC लैगार्ड रहा है। तो इसीलिए इसकी परफॉर्मेंस इस समय इतनी रिलेवेंट होते हुए दिखाई पड़ रही है। वैल्यूएशन वाइज HUL करीब 62 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, जबकि ITC इतनी बढ़िया तेजी के बाद और ऑलमोस्ट सेम मार्केट कैप में होने के बावजूद भी करीब करीब 32 के मल्टीपल पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो वैल्यूएशन समरी के हिसाब से देखेंगे तो अभी भी HUL से लगभग आधे मल्टीपल पर ITC कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बढ़िया तेजी और देश की छठी सबसे बड़ी कंपनी अब ITC बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
मूनलाइटिंग के जरिए एक्स्ट्रा कमाई करने वालों पर अब इनकम टैक्स की पैनी नजर है। आईटीआर दाखिल करते वक्त आपने कहीं इस तरीके की इनकम छुपाई तो भारी पड़ेगा। डिटेल समझते हैं आलोक प्रियदर्शी से। बताइए आलोक, क्या कर रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? बिल्कुल, देखिए, अगर आप अनऑफिशियली या ऑफिशियली जैसे भी मूनलाइटिंग करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार आप पर नज़र बनाए हुए है। सीएनबीसी आवाज़ को सूत्रों से जानकारी मिली है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ी आईटी कंपनियों और मल्टीनेशनल कंपनियों से ऐसे एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स मंगवाई थी जो कि मूनलाइटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले बता दूं कि मूनलाइटिंग क्या होती है। मूनलाइटिंग होती है कि आप किसी संस्था में परमानेंट या फुल टाइम जॉब करते हुए किसी दूसरी संस्था या व्यक्ति या किसी कंपनी के लिए काम करते हैं और एक्स्ट्रा कमाई करते हैं, तो वो मूनलाइटिंग कही जाती है। तो ऐसे लोगों को खास तौर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की जा सकती है और ये बताया जा सकता है कि अगर उन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी आय को छुपाया या फिर कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उनको नोटिस मिल सकता है। आपको पता ही होगा कि 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है और ख़ास तौर से इन तमाम जो एम्प्लॉयज़ जिनकी कमाई मूनलाइटिंग के जरिए भी हुई है या जैसे भी कर रहे हैं, तो वो अपनी अगर इनकम को छुपाते हैं तो उनको नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज सकता है। तो इस तरह की जानकारी हमें मिली है और ये भी मिले कि इस तरह के लोगों पर लगातार सरकार ने नज़र रखी हुई है और ख़ास तौर से जिनकी कमाई विदेशों से हो रही है, फॉरेन इनकम हो रही है या क्रिप्टो करेंसी में भी फीस ले रहे हैं ताकि अपनी आय को छुपा सकें, इन लोगों की लगातार सरकार निगरानी कर रही है। इनकी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और जो डेटा एनालिटिक्स है उनसे लगातार उनके जो टीडीएस कटौती है और इनकम टैक्स रिटर्न उसको मैच किया जाएगा और अगर ये मिसमैच होता है तो डेफिनेटली उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भेजा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक। और बढ़ते आगे, अब सरकार ने साइबर फ्रॉड्स के पेमेंट वॉलेट्स पर वार करने का फैसला किया है। एआई के जरिए फर्जी सिम कार्ड खोजे गए हैं और अब इन सिम कार्ड से जुड़े वॉलेट्स को डीएक्टिवेट करने की तैयारी है। इसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च भी हो चुका है। डिटेल समझते हैं असीम मनचंदा से। बताया असीम, क्या तरीका अपनाया सरकार ने? देखिए, जितने भी साइबर अपराध होते हैं उसमें सिम कार्ड की एक अहम भूमिका होती है। ये सिम कार्ड फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लिए जाते हैं। सरकार ने इन सिम कार्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए 60 लाख के आसपास सिम कार्ड जिनको कि आइडेंटिफाई किया गया था, इनको बाद में इसमें से 48 लाख को डीएक्टिवेट भी कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन पर जो पहले से ही एक्टिवेट व्हाट्सएप है या पेमेंट वॉलेट है, टेलीग्राम है, वो पहले से एक्टिवेट किया जा चुका है और उसका इस्तेमाल भी साइबर फ्रॉड करने के लिए किया जा रहा था। तो अब सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट के तहत सरकार जो भी नंबर सरकार ने आइडेंटिफाई किया उनको व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर पेटीएम के साथ शेयर करेगी और उन्हें लॉग आउट करने के लिए कहेगी कि जो भी यूजर्स हैं इनको इस्तेमाल करें, उन्हें लॉग आउट कर लिया जाए। एक बार वो लॉग आउट हो जाएंगे तो फिर वो उस नंबर का इस्तेमाल साइबर अपराध करने के लिए नहीं कर पाएंगे। तो सरकार साइबर अपराध को लेकर के अपनी लड़ाई काफी तेज कर दी है। बहुत शुक्रिया असीम। और बढ़ते हैं आगे, ये हफ्ता बॉक्स ऑफिस पर वीकेंड ब्लॉकबस्टर ऐसा होने वाला है, खासकर इंटरनेशनल फिल्म्स के लिए। तो क्या है खास, बता रही हैं हर्षदा सावंत। दरअसल ये वीकेंड ब्लॉकबस्टर इसीलिए है, हिंदी फिल्मों के लिहाज से नहीं लेकिन इंग्लिश बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्में, ओपेनहाइमर जो क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म है और इनकी पिछली फिल्म 2020 के आसपास आई थी, टेनेट लास्ट थी और उसके बाद ये फिल्म आ रही है, और ग्रेटा गर्विग की बार्बी जो काफी क्रिटिकली अक्लेम्ड भी है। ये दो फिल्में दरअसल ब्लॉकबस्टर पर रंग जमाती हुई दिखाई देंगी और मैं रंग जमाती हुई दिखाई देंगी इसीलिए कह रही हूं क्योंकि इनकी जो एडवांस बुकिंग है वो आंकड़े काफी बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। तो एडवांस बुकिंग लगभग 3 लाख से ज्यादा की हो चुकी है और सबसे ज्यादा लोग ओपेनहाइमर की तरफ जा रहे हैं जहां पर 2 लाख से ज्यादा टिकटें दरअसल बुक हो चुकी हैं। वहीं बार्बी की बुकिंग के जो आंकड़े थे वो 80,000 के आसपास आए थे और सिर्फ यही वीकेंड नहीं, आगे भी पिकअप की उम्मीद है। तो पहले दिन की कमाई के लिहाज से जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, पहले दिन करीब 15 से 20 करोड़ की कमाई हो सकती है। इनफैक्ट पीवीआर का मैनेजमेंट कह रहा है दोनों फिल्में मिलाकर 100 करोड़ की कमाई भी करती हुई दिखाई देंगी। लेकिन सिर्फ यही फिल्में नहीं, पिछले वीकेंड आई थी टॉम क्रूज की MI7 मिशन इम्पॉसिबल 7 और एक ही हफ्ते में 80 करोड़ कमाकर गई है। तो अगर आप इंग्लिश बॉक्स ऑफिस के लिहाज से देखें,
अगर आपको ओपेनहाइमर और बार्बी के टिकट्स नहीं मिलते और आपने MI7 नहीं देखी है तो ये देखने का मौका भी मिलेगा। तो 3 बड़ी फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर इस समय छाई हुई हैं, इसीलिए एक ब्लॉकबस्टर वीकेंड है। लेकिन यहां से आगे अगर आप रन रेट देखें किस तरह की फिल्में आएंगी उसको लेकर भी काफी उत्साह है। रॉकी एंड रानी रिलीज होने वाली है जल्द ही, जो आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की फिल्म है। फिर आगे जेलर आएगी, उसको लेकर भी काफी ज्यादा उत्साह है और ये एक साउथ इंडियन मेगा ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है। एनिमल रणबीर कपूर की, और साथ ही साथ गदर 2 का भी इंतजार दरअसल ये बॉक्स ऑफिस करता हुआ दिखाई देगा। तो अच्छी फिल्मों का लाइनअप है और पिछले वीकेंड से लोग यही कह रहे हैं कि PVR या फिर ओवरऑल थिएटर गोअर्स के लिए काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं बढ़िया क्वालिटी की फिल्में देखने का। इसीलिए हम कह रहे हैं एक ब्लॉकबस्टर वीकेंड की तैयारी हो चुकी है। तो ब्लॉकबस्टर वीकेंड है और खबरें भी और भी हैं हमारे पास। अभी रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए हमारे साथ। सरनेम केस में राहुल गांधी को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है, लेकिन कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार, राहुल के खिलाफ केस दर्ज करने वाले बीजेपी MLA पूर्णेश मोदी और अन्य को नोटिस जारी किया है। कोर्ट 4 अगस्त को याचिका की सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि पूर्णेश मोदी की याचिका पर सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि का दोषी पाया और उन्हें 2 साल की सजा दी थी। राहुल ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली, तो अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी है। इसी केस में सजा की वजह से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई थी। 2 दिन के भारत दौरे पर आए श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। विक्रमसिंघे ने कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार तरक्की कर रहा है। उन्होंने बुरे वक्त में श्रीलंका की मदद की और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी तारीफ के काबिल है। वहीं PM मोदी ने कहा कि श्रीलंका भारत के रिश्ते काफी पुराने हैं। श्रीलंका भारत के बीच हवाई कनेक्टिविटी बनाने पर सहमति बन गई है। इसके अलावा श्रीलंका में UPI के इस्तेमाल को लेकर भी समझौता हुआ है। विक्रमसिंघे का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत और श्रीलंका राजनयिक संबंधों की डायमंड जुबली मना रहे हैं। मुंबई में मूसलाधार बारिश आज हो रही है। सड़कें पानी से भर गई हैं, कई जगहों पर गाड़ियां फंस गई हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रायगढ़, पालघर, पुणे और सतारा इन जिलों के लिए रेड अलर्ट है। मुंबई और रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट है। कोंकण समेत मध्य महाराष्ट्र में भी भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा मुंबई के पास ठाणे में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के चलते ठाणे और पालघर के सभी स्कूलों को बंद भी कर दिया गया है। दिल्ली में बाढ़ आई तो इंसानों के साथ बेजुबान जानवरों के लिए भी भारी मुश्किलें खड़ी हो गई। कुछ NGOs ने उन्हें रेस्क्यू किया, लेकिन एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट मानते हैं कि आपदा की स्थिति में इनकी सुरक्षा के लिए कोई खास इंतजाम नहीं है, जो कि होना चाहिए। दिल्ली की बाढ़ में इनका मिशन जरा हटकर था, बेजुबान जानवरों की जान बचाना। गलियां, सड़कें सब पानी से लबालब थीं और इनमें फंसे थे डॉग्स, लेकिन एनिमल एक्टिविस्ट रुके नहीं। फ्रेंडिकोज, हाउस ऑफ स्ट्रे एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ SOS जैसी संस्थाओं ने मयूर विहार, DND रोड और पूर्वी दिल्ली के इलाकों से इनका रेस्क्यू किया। इन्होंने इन जानवरों के लिए मेडिकल कैंप भी लगाया। हम इमीडिएटली काफी लोग अपने ट्रैक्टर्स भी ले आए थे, तो हम ट्रैक्टरों में कुत्ते, बकरी और गायों को रस्सी के साथ खींच के ऊंची जमीन पर लाने लग गए। और बहुत सारे कुत्ते हमारे इर्द गिर्द तैर रहे थे, बहुत सारी गाय कोशिश कर रही थी कि वो फ्लोट करें और वो डूब ना जाएं। तो मेरे ख्याल से हमें तो पहले 2 दिन 2 रात हमको पता ही नहीं कहाँ टाइम गया। ये पहली बार मैंने देखा कि NRDF ने अपने बोट्स भी अवेलेबल रखे कि हम जानवरों को बचाएं। लेकिन ये एक्टिविस्ट इस बात से काफी परेशान हैं कि आपदा की सूरत में जानवरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सर, चैलेंजेस सबसे पहले ये था कि इतने पानी में ये लार्ज एनिमल्स को इतने दूर से कैसे लाया जाए, और जिसके लिए हमारे पास साधन नहीं था। ना हमारे पास बोट था, ना हमारे पास कोई ऐसे NDRF टीम अचानक थे। हमारे पास ऐसे कोई टीम नहीं था जो वहाँ तक पहुँचने के लिए।
दिल्ली में पुराने लोहे के पुल के बंद होने और गौशाला में पानी भरने के बाद गायों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की मदद लेनी पड़ी। अब रेस्क्यू के बाद दूसरी चुनौती इन जानवरों को सुरक्षित उनके इलाके में छोड़ना है। रेस्क्यू के बाद इन बेजुबानों की फीडिंग और इनके मेडिकल ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश हो रही है, लेकिन असली चुनौती हो गई इन्हें वापस इनके हैबिटेट में छोड़ना। कैमरामैन राजेंद्र रैना के साथ रोहन सिंह, दिल्ली। दिल्ली एम्स में रिसर्च करने वाले करीब 3000 रिसर्चर्स की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आदेश के मुताबिक अब 6 साल से ज्यादा कोई भी व्यक्ति टेम्पररी आधार पर एम्स में रिसर्च नहीं कर पाएगा। इस ऑर्डर के खिलाफ सोसाइटी ऑफ यंग साइंटिस्ट के बैनर तले रिसर्चर्स ने विरोध प्रदर्शन भी किया। हालांकि प्रदर्शन के बाद एम्स के डायरेक्टर ने बातचीत से मसले को सुलझाने का वादा किया है। कार्बोहाइड्रेट और डाइटरी फैट आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन कितनी मात्रा में, सवाल ये है। आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर बड़ी चर्चा शाम 5:57 पर।